I have fought against white domination, and I fought against black domination. It is an ideal for which I am prepared to die. ये हैं पावरफुल शब्द नेल्सन मंडेला के। इसका मतलब है, मैंने गोरों के शासन के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने काले लोगों के शासन के खिलाफ भी संघर्ष किया है। ये एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूं। इन्हीं शब्दों से हम आज की अपनी कहानी शुरू करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इसमें हम समझेंगे कि आखिर किसी भी देश की सबसे बड़ी रूल बुक यानी उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनता कैसे है और उसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम साउथ अफ्रीका की अनोखी कहानी सुनेंगे और जानेंगे कि वो एक रेनबो नेशन कैसे बना। फिर हम समझेंगे कि आखिर एक कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे द सुप्रीम लॉ भी कहते हैं, इतना ज़रूरी क्यों होता है। इसके बाद हम अपने देश इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जर्नी को देखेंगे और आखिर में एक क्विक रिवीजन और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका से और इस कहानी के हीरो हैं नेल्सन मंडेला। हम समझेंगे उस सिस्टम को जिसके खिलाफ मंडेला ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किया। उस सिस्टम का नाम था अपार्थाइड। आप सोच रहे होंगे ये अपार्थाइड आखिर है क्या? देखिए, अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में चलने वाला एक सिस्टम था जो नस्ली भेदभाव यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित था। इसे वहां के वाइट यूरोपियन सेटलर्स ने बनाया था और इसने स्किन कलर के बेसिस पर लोगों को वाइट, ब्लैक, कलर्ड और इंडियन जैसी कैटेगरीज में बांट दिया था। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये साइन बोर्ड्स अपार्थाइड की असलियत दिखाते हैं। ये सिस्टम खास तौर पर ब्लैक्स के लिए बहुत ही ऑप्रेसिव था। उनके लिए हर चीज़ अलग थी, अलग बीचेस, अलग पार्क्स, यहाँ तक कि पब्लिक टॉयलेट्स भी। ये तस्वीरें उसी भेदभाव का सबूत हैं। इस भेदभाव को सेग्रीगेशन कहते हैं। सोचकर देखिए, इसका मतलब था कि नॉन वाइट्स को वोट देने का अधिकार तक नहीं था। उन्हें वाइट एरियाज में रहने की इजाज़त नहीं थी। उनके लिए ट्रेन्स, बसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स सब कुछ अलग था। और सबसे बड़ी बात, इस अन्याय के खिलाफ वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे। उन्हें एसोसिएशन बनाने की भी आज़ादी नहीं थी। लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो आवाज़ उठती है, और ये आवाज़ उठाई अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC ने। 1950 से ही ANC ने इस सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट्स और स्ट्राइक्स शुरू कर दिए, जिसमें बहुत से वर्कर्स यूनियंस और दूसरी पार्टीज भी उनके साथ जुड़ गए। तो इतने सालों के स्ट्रगल के बाद क्या हुआ? इतने अत्याचार सहने के बाद साउथ अफ्रीका एक नए डेमोक्रेटिक देश में कैसे बदला? आइए देखते हैं एक रेनबो नेशन के बनने की कहानी। इस टाइमलाइन से हम आज़ादी के सफ़र को समझेंगे। देखिए, 1964 में नेल्सन मंडेला को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन प्रोटेस्ट्स रुकने के बजाय और तेज़ हो गए। आखिरकार वाइट गवर्नमेंट को लोगों के आगे झुकना पड़ा। 1990 में भेदभाव वाले कानून वापस लिए गए और नेल्सन मंडेला पूरे 28 साल बाद जेल से आज़ाद हुए। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 26 अप्रैल 1994, जब साउथ अफ्रीका एक नया डेमोक्रेटिक देश बना। इतना सब होने के बाद भी ये बदलाव शांति से हुआ। ऐसा कैसे? इस पर मंडेला ने कहा, हिस्टोरिकल एनिमीज एक पीसफुल ट्रांजिशन पर इसलिए राजी हो पाए क्योंकि हम एक दूसरे के अंदर की अच्छाई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। ये था रेकन्सिलिएशन यानी सुलह करने का जज्बा। ये बहुत बहुत बड़ा फैसला था। नए साउथ अफ्रीका के ब्लैक लीडर्स ने अपने लोगों से अपील की कि वो वाइट्स को उनके किए गए अत्याचारों के लिए माफ़ कर दें। फैसला हुआ कि सब मिलकर एक नया साउथ अफ्रीका बनाएंगे, एक ऐसा देश जो इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स की नींव पर खड़ा हो। अब सोचिए, जिन लोगों ने अत्याचार किया और जिन्होंने अत्याचार सहा, अब उन दोनों को एक ही देश में मिलके रहना है। एक दूसरे पर ट्रस्ट कैसे करेंगे? यहीं से शुरू होती है कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत। यहीं वो रूल बुक है जो सबके लिए कॉमन रूल्स बनाती है। तो आइए इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही क्यों? इसकी ज़रूरत क्या है? देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन के 4 मेन काम होते हैं। सबसे पहला, ये अलग अलग तरह के लोगों के बीच ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बनाता है। दूसरी बात, ये क्लियर करता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी और किसके पास कितनी पावर होगी। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, ये गवर्नमेंट की पावर्स पर लिमिट्स लगाता है और सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और चौथा, ये एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लोगों के सपनों को, उनकी एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस करता है। साउथ अफ्रीका की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर अब बात करते हैं अपने देश की, इंडिया की। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारे सामने चैलेंजेस शायद साउथ अफ्रीका से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे। इंडिया की आज़ादी कोई आसान नहीं थी।
इसके साथ आई पार्टीशन की त्रासदी। धर्म के नाम पर देश बढ़ गया और लगभग 10 लाख लोग मारे गए। एक और बड़ी प्रॉब्लम थी प्रिंसली स्टेट्स की। ब्रिटिश ने उन्हें आज़ाद छोड़ दिया था। इन सभी स्टेट्स को इंडिया में शामिल करना एक बहुत बड़ा काम था। देश का फ्यूचर बिल्कुल भी सर्टन नहीं लग रहा था। लेकिन इतने चैलेंजेस के बीच हमारे लीडर्स ने एक ऐसा काम कर दिखाया जिस पर हमें आज भी गर्व है। उन्होंने बनाया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए देखते हैं इसकी कहानी क्या थी, इसकी नींव कैसे रखी गई थी। आपको शायद लगे कि आज़ादी के बाद सब कुछ नए सिरे से शुरू हुआ होगा, पर ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव बहुत पहले से रखी जा रही थी, आज़ादी की लड़ाई के दौरान। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। 1931 के कराची रेजोल्यूशन में भी आज़ाद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का सपना देखा गया। मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी और माइनॉरिटी राइट जैसे कोर वैल्यूज पर पहले ही सब लीडर्स में सहमति बन चुकी थी। एक और स्मार्ट काम जो हमारे लीडर्स ने किया वो था दुनिया से सीखना। लेकिन उन्होंने कॉपी पेस्ट नहीं किया। उन्होंने ब्रिटिश रूल के दौरान पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस को समझा। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियल्स लिए, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरणा ली और रशिया से सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी का आइडिया लिया। लेकिन हर आइडिया को इंडिया के हिसाब से परखा और बदला। तो आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने? इसे लिखने का काम किया एक स्पेशल ग्रुप ने जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स थे। इनके इलेक्शंस जुलाई 1946 में हुए थे। ये एक ऐसी असेंबली थी जिसमें इंडिया के हर कोने से लोग थे। वाह, हमने साउथ अफ्रीका से लेकर इंडिया तक का सफर तय कर लिया। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप हो जाए ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेश हो जाए। तो आज हमने कुछ नए और इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखे। लेट्स क्विकली गो ओवर देम। अपार्थाइड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी। कॉन्स्टिट्यूशन, देश का सुप्रीम लॉ। सेग्रीगेशन, रेस के आधार पर लोगों को अलग करना। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए चुनी गई बॉडी। ओके, अब आपकी बारी। थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। याद कीजिए हमने क्या डिस्कस किया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे। चाहे तो वीडियो को पॉज करके पार्टीशन और प्रिंसली स्टेट्स वाले पॉइंट्स को रिकॉल करें। और इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूं। हमने देखा कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन एक मिसाल है। तो सोचिए वो क्या बात होती है जो किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रेट बनाती है। ऐसा क्या हो कि लोग उसे दिल से रिस्पेक्ट करें। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।